हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइट एरिया में आप सभी का। तो हमने पढ़ लिया है, चैप्टर लगभग ख़त्म होने को है। तो कैसा चल रहा है आप सभी का? नया साल अच्छे से कट रहा है। नई न्यूज़ आई थी नए साल के उपलक्ष्य में, CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। आप सभी इस चीज़ से अवेयर होंगे, शायद मुझे लग रहा है सभी के पास जानकारी होगी कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर एक होगा। अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन अभी मोहर नहीं लगी है, तो इसमें बता रहे हैं कि सिलेबस में थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन ऐसा अभी कंफर्म नहीं कह सकते। जो हम पढ़ा रहे हैं वही अभी सही है, BHU शायद अलग ही हो, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते अभी इस बारे में। तो सिलेबस आपका चल रहा है, वीडियो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी पिछली बार, जल्दी नहीं आ पाया था, लेकिन इस बार जो है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, कुछ थोड़ा सा हो गया था गड़बड़, तो अब इस बार ना हो। तो CAT के बारे में जानकारी आप जैसे ही नई आएगी हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। इसमें कोई वो टाइम अब की बार गैप नहीं होगा, तुरंत आपको अपडेट दिया जैसे ही मतलब सिलेबस में कुछ चेंज आता है या फिर वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, पढ़ाना नया जो ऐड होगा, तो हम उसके बारे में जो है तुरंत ही नया बदलाव कर देंगे, ऐसी तुरंत प्रभाव से। लेकिन देखो, आप एक चीज़ जान लो कि मेरे हिसाब से जैसे अगर आपको मैथ का सिलेबस चेंज करवा दे तो मैथ में चैप्टर तो वही रहने हैं, हर बार चेंज होता है। अलजेब्रा वही है, आपके न्यूमेरिकल्स वही है, मतलब जो भी बीजगणित, सांख्यिकी, आपके स्टैट्स वगैरह सब वही चीज़ें होती है। तो उसमें मुझे लग नहीं रहा बस कोई नया सब्जेक्ट ऐड हो सकता है। जैसे एप्टीट्यूड है तो आपके या तो उसमें जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है वो डाल दे, या मेरे हिसाब से बस इतना ही होना चाहिए, और तो कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो बात कर रहे थे हम, तो केमिस्ट्री में तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके चैप्टर तो फिक्स है, या तो एक चैप्टर कम हो जाएगा या फिर कोई नया ऐड हो जाएगा, तो उसमें हम अपना परिवर्तन करते रहेंगे। लेकिन जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है तो ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें क्या चेंज होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा। केमिकल काइनेटिक्स में क्या चेंज होगा? अब ऑर्गेनिक है तो वो है, सिलेबस अपना वो बढ़ाएंगे तो हम उसमें ऐड कर देंगे, तो चैप्टर तो यही रहने, न्यूमेरिकल यही रहने, कॉन्सेप्ट यही रहने। अब केमिस्ट्री थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, सिलेबस चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो आप ये चीज़ में पैनिक मत करें कि CAT लागू हो रहा है तो हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब केमिस्ट्री तो जो है वो ही रहेगी। तो चलिए फिर बात करते हैं आगे। पिछली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन आपको दिए थे, आपने किस किस ने किए हैं भाई? 1-2 बच्चों के कमेंट आए थे, ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आप करते रहे साथ के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें हमसे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया था कि रिएक्शन जो है नीचे दी गई है 4 रिएक्शन, उसमें से जो प्रोडक्ट है वो कौन सा स्टेबल है, इन सभी में से जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा। 4 प्रोडक्ट मैंने दिए थे। तो पहले बात करते हैं इसकी NH3 वाले की। तो देखो मैंने क्या बताया था, जिसका K ज्यादा होगा, K जो था वो मैं ये बताता था हमेशा, K जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो है वो क्या है, रेशियो है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन का, ठीक। K इक्विलिब्रियम जो है वो इसका रेशियो है। तो जो K1 है 2.3 इंटू 10⁻⁻², ये +2, ये 294, 1.3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो अब देखो इसमें से मोर स्टेबल कौन सा होगा, जिसका K ज्यादा होगा। सिंपल सा है, दिख रहा है किसका K ज्यादा दिख रहा है, इसमें दिक्कत हो रही होगी ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 294 को 2.94, इसको पावर में चेंज करूं, पावर +2। अब कंपैरिजन करो, सबसे ज्यादा 2 से 2.94 ज्यादा होता है, पावर में 2 है ये इसके, तो ये सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। तो HI जो है सबसे स्टेबल हो गया। सबसे पहला नंबर किसका आएगा, 3 का, ठीक। उसके बाद ये 2 नंबर पावर प्लस में है, तो इसको 2 है तो 2 पावर ये 200 हो गया, तो 294 से कम है तो 2 नंबर। फिर ये इसको क्या लिख सकते हैं, 1.3/1000 ऐसा लिख सकते हैं ना, पावर नीचे जाएगी तो इसको 1000,
तो ये राशि बनेगी। और इसको क्या लिख 2.3/100। तो इसमें से नीचे 100 है, इसके नीचे 1000 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा होगा इससे। तो इसके बाद इसका नंबर आएगा 1 नंबर वाले का। इसके बाद इसका नंबर आएगा ये, सॉरी 4 नंबर, कौन सा ये 4th नंबर वाला ऊपर दिख रहा है क्या? इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे स्टेबल 3, फिर 2, फिर 1, फिर चौथा नंबर वाला। दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है थोड़ा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये जो इसने किया था उसका आंसर सही है भाई, ये जिसने किया था उसका आंसर सही है। देखो एक क्वेश्चन और था, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है आपको SO2Cl2 गैस प्लस इक्वल्स टू SO2 गैस प्लस Cl2 गैस। उसके लिए Kp और Kc का जो वैल्यू है, रेशियो जो है वो आपको 3 का दिया हुआ है। देखो आपको इसके लिए आप K लिख सकते हैं ना, Kc और Kp। Kc और Kp में एक रिलेशन होता है, Kp इक्वल्स टू Kc की पावर RT डेल्टा n। डेल्टा n की वैल्यू इसके लिए क्या है? और एक 2 माइनस 1, डेल्टा n जो है वो 2 माइनस 1। इसने क्या पूछा आपसे? Kp/Kc की वैल्यू अगर 3 हो तो उस टाइम पे रिएक्शन का जो टेम्परेचर है T वो क्या होगा? सवाल की अप्रोच को समझना, T वो T पूछना चाह रहा आपसे, टेम्परेचर। तो Kp को मैं इधर ले आता हूं, Kp/Kc RT की पावर डेल्टा n की वैल्यू 1, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है 1। तो Kp/Kc की वैल्यू इसने दे रखी है 3, R की वैल्यू होती है 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, और ये T, तो T इधर जाएगा 3/0.0821। इसको सोल्व करना कितना आएगा? इसको सोल्व कर लेना, जितना आएगा आंसर कमेंट बॉक्स में है लिखा हुआ, मेरा करेक्ट आंसर है वो देख लेना। इसको 3/0.0821 आएगा, वही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये सवाल है, अप्रोच करना है ऐसे। आपको मतलब याद रहने चाहिए कि ऐसा रिलेशन था, झट से आपको ये वैल्यू दिखी तो आपको Kp/Kc याद आना चाहिए झट से, तो आप सवाल कर पाएंगे। क्योंकि टाइम कम होता है ना, तो हमें यही तो अप्रोच बनानी है, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करके, कि हम कैसे इसको कर पाए। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया था अब तक? ये तो होगी पिछले लेक्चर की बात। हमने पढ़ लिया था अब तक कि जो K इक्विलिब्रियम है वो क्या काम आ सकता है? हमारे स्टेबिलिटी बताने के काम आ गया वो। ठीक है, अब उस पे एप्लीकेशन क्या क्या थी वो आ गया। अब उसका मान ली Kp/Kc का रेशियो, सॉरी रिलेशन हमें पता चल गया कि रिलेशन क्या था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द Keq। चलो इसके हेडिंग रहने दो, फैक्टर्स अफेक्टिंग Keq या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई दिखने की प्रॉब्लम है कई लड़कों को, कई स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं ऐसा। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो Keq को प्रभावित करेंगे? देखो टेम्परेचर ही, कोई रिएक्शन आपको पर्टिकुलर दी गई है, कोई रिएक्शन, एक रिएक्शन दी गई है जैसे N2+3H2 = 2NH3, उसका मान लो टेम्परेचर फिक्स कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस। उस रिएक्शन को आप 25 डिग्री सेल्सियस पे चाहे उसकी सांद्रता बढ़ाओ प्रोडक्ट की, या फिर उत्पाद की सांद्रता बढ़ाओ, चाहे उसमें उत्प्रेरक मिलाओ, या फिर कुछ भी करो, आपने अगर उसका तापमान अगर नियत कर दिया, चाहे आप उसमें अक्रिय गैस मिलाओ, कुछ भी करो, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन वो हो रही है तो उस तापमान पर उसका Keq जो है वो निर्धारित रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता। वो रिएक्शन अगर फिक्स है, वो तापमान अगर फिक्स है, तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका जो K है वो हमेशा हमेशा के लिए फिक्स रहेगा। लेकिन जब उसका तापमान चेंज हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा वो हम अभी देखेंगे। अगर तापमान चेंज हो गया तो Keq चेंज हो जाएगा।
क्या फर्क पड़ेगा देखना। देखो एक रिलेशन होता है log K2 अपॉन K1 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.303 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये रिलेशन आता है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। अभी आपको इसको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कहां से आ गया है। थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है उष्मागतिकी, उसमें हम ये पढ़ते हैं, ये कहां से डेराइव होता है ये उसमें पता लग जाता है। ठीक है, तो ये अब देखो कोई रिएक्शन है A प्लस बी C प्लस डी, ये कोई रिएक्शन है। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी प्लस डी। इसका पहले मैं तापमान ले रहा हूं T1, ठीक, बाद में इसका तापमान लूंगा T2। पहले मैं T1 तापमान पे, कोई तापमान है T1 पे, उस पे ये रिएक्शन करवाऊंगा, फिर इसका निकालूंगा मैं K1। ठीक है, इस T1 तापमान पर A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी का K1 निकालूंगा। फिर T2 तापमान, रिएक्शन की कंडीशन बदल दी मैंने, तापमान चेंज कर दिया, T2 पे इस रिएक्शन का मैं K2 निकालूंगा, क्योंकि हमें पता है K जो है वो सिर्फ और सिर्फ तापमान से चेंज होता है, तो मैं K1 और K2 निकालूंगा। ठीक है, अच्छा मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए थे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, समझ रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जो कि हीट ले, हीट अगर इसको हम बाहर से देंगे तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। एंडोथर्मिक यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया, हिंदी वालों के लिए उष्मा शोषी, उष्मा का वो क्या करेगी, शोषण करेगी, शोषण करेगी तब मतलब अपने पास लेगी, लेगी तो वो फेवरेबल कंडीशन में जाना चाहेगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होना चाहिए। अगर मान लो कोई रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक है, उष्माक्षेपी है, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, प्रोडक्ट उत्पाद की साथ जाएगी, तो वो क्या करेगी, अपनी हीट जो है वो निकालेगी, यानी अपनी जो उष्मा है वो बाहर निकालेगी, रिलीज करेगी, तो वो क्या हो जाती है, उष्माक्षेपी। कैसे होता है एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जैसे कोई बॉडी है, वो क्या है, उष्मा शोषी, उसमें रिएक्शन हो रही है, उष्मा शोषी हो रही है, उष्मा शोषी हो रही है, तो ये क्या करेगी, हीट जो है वो अपने क्या करेगी, शोषण करेगी, अपने पास लेगी। ये क्या है, वातावरण, बाहरी वातावरण, सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी बाहरी वातावरण। ये बाहरी वातावरण से क्या करेगी, हीट लेगी, हीट लेगी तो बाहर की ऊर्जा अपने आप में ले रही है ना ये, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, बाहर वाली से ठंडी है, बाहर जितना तापमान है, मान लो बाहर अगर इसका तापमान है, बाहर वातावरण का 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री, तो अंदर वाली का इसका 20 होगा, 16 होगा, यानी 27 से कम होगा, तब ये हीट ले पाएगा। समझ रहे हैं आप? चलो एक नॉर्मल से एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। जैसे अभी क्या चल रहा है, सर्दी का टाइम चल रहा है, सबको पता है, आप बैठे हैं रजाई में, ठीक है, आपका दोस्त आया कोई बाहर से बाइक चला के, तो बाइक चला के आया, वो आपके रूम में आया, तो उसके हाथ क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। उसने हाथ आगे बढ़ाया मिलाने के लिए, हैंडशेक करने के लिए, तब आप उससे क्या फील करोगे कि यार तेरा हाथ तो बहुत ठंडा है, तेरा हाथ तो बहुत ठंडा है। वो आपको ठंडा कैसे लगा, उसका हाथ, उसका हाथ इसलिए ठंडा लगा क्योंकि उसकी जो बाहर शरीर का तापमान था, बाहरी तापमान जो था वो क्या था, कम था आपसे, तो आपको ठंडा इसलिए महसूस हुआ क्योंकि आपका शरीर जो था वो गर्म था, तो आपका जो हीट थी ना, जो आपने जब उससे हैंडशेक किया, तो आपके गर्म हाथ की हीट उसके ठंडे हाथ को ट्रांसफर हो गई, इसलिए आपको वो ठंडा लगा। ट्रांसफर होना हीट कहां से कहां, उच्च तापमान से निम्न तापमान, उच्च मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। आपके शरीर का जो तापमान था बाहरी, आपके हाथ का तापमान वो क्या था, ज्यादा था, उच्च था, और उसका लो है यानी कम तापमान है, इसलिए वातावरण का तापमान क्या है, ज्यादा है, और बॉडी का इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, कम है, इसलिए वो जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगी। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो में, एंडो मतलब शोषण करेगी। एक्सो में क्या होगा, इसका तापमान जो है वो वातावरण के तापमान से कम ज्यादा होगा, बॉडी का तापमान जो है वो ज्यादा होगा। ये हीट क्या है, उष्मा जो है वो रिलीज करेगी, रिलीज किसको, वातावरण को देगी, बाहरी वातावरण को देगी। मैं ये तीर के निशान
लगा रहा हूं ना, ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, इसका मतलब है ये लेगी, बाहर से एब्जॉर्ब करेगी, और इसका मतलब है ये वातावरण को देगी यानी रिलीज करेगी, छोड़ेगी। ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। अरे भाई देखो, मान लो, चलो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आपको डेली लाइफ से बताता हूं क्या होता है। जैसे आपने एक गिलास पानी में क्या ली, चीनी ली, शुगर, ठीक है। शुगर जो है आपने रख दी टेबल पे, कुछ देर बाद देखा कुछ नहीं हुआ, चीनी जैसी थी वैसी ही है। आपने फिर देखा, थोड़ी देर बाद कुछ नहीं हुआ, आपने क्या किया, सिलेंडर ऑन किया, ऑन करके उसको उसके ऊपर रख दिया। आप 2 मिनट बाद देखोगे चीनी पिघलना स्टार्ट होगी गर्म पानी में। वो क्या था, एंडोथर्मिक रिएक्शन। शुगर प्लस पानी, ये क्या थी, शुगर प्लस पानी, ये क्या थी, एक रिएक्टेंट से नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं हुई, आपने क्या की, इसको हीट दी, गर्म किया तो वो क्या बन गया, विलियन। विलियन मतलब जो चीनी थी वो पानी में घुल गई, विलियन बन गया। तो वो क्या था, आपने हीट दिया और रिएक्शन कहां गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ, विलियन में गई ना, तो वो क्या थी, उष्मा शोषी रिएक्शन। उष्मा शोषी रिएक्शन थी, इसलिए इसका डेल्टा एच जो एंथैल्पी है रिएक्शन की, उसको हम क्या मानते हैं, उष्मा शोषी के लिए डेल्टा एच जो था वो आपको पता है पॉजिटिव मानते हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल था एंडोथर्मिक का। ऐसे ही एक्सोथर्मिक का भी होता है, समझ रहे हैं। तो आपको अभी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि एंडोथर्मिक के लिए जो है वो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक के लिए जो है वो डेल्टा एच नेगेटिव होता है। और ये सब हम कहां पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स एक चैप्टर है, उसमें अच्छे से डिटेल से हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, बात करते हैं अब मान लो T1 ये रिएक्शन है, ये देख लो, नोट कर लेना। अब मैं इसके अगला स्टेप लिख रहा हूं, इसके आगे वाला स्टेप लिख रहा हूं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर मान लो इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, जो बाद वाला तापमान था वो पहले वाले से क्या हो, ज्यादा, तो क्या होगा, रुको इसको सॉल्व करता है। मैथ वाले जानते ही होंगे, log K2 माइनस log K1, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, log K2 माइनस log K1 डेल्टा H अपॉन 2.303 R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, T1 और T2, यहाँ क्या आएगा, T2 माइनस T1। सिंपल मैथ है भाई, कोई ज्यादा बड़ा लफड़ा नहीं है। अगर मान लो इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी बाद वाला टेम्परेचर जो है वो पहले वाले से क्या हो, ज्यादा हो। रिएक्शन पहले T1 पे हो रही थी, अब मैं T2 पे करवाने जा रहा हूं, यानी रिएक्शन पहले मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही थी, अब मैं 35 डिग्री सेल्सियस पे करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो K पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो T2 इज ग्रेटर देन T1 है, तो ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली जो वैल्यू है T2 माइनस T1 अपॉन T2, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव आपको भी पता है, अगर T2 बड़ा होगा T1 से तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो केस 1, अगर मान लो रिएक्शन जो है वो है एंडोथर्मिक, इफ रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो उसके लिए डेल्टा एच जो है एंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। ये वाली वैल्यू जो है मैं दोबारा लिख देता हूं, log K2 माइनस log K1 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 और T2। ठीक है, अगर ये वाली, ये क्या है, पॉजिटिव आ गई, तो ये तो पॉजिटिव था ही और ये पॉजिटिव है, तो ये इसकी वैल्यू जो है log K2 माइनस log K1 की वैल्यू जो है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव।
ध्यान से देखना, log K2 माइनस log K1 जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए log K2 माइनस log K1 पॉजिटिव। तो अब एक बात बताओ मुझे कि अगर log की वैल्यू ये है तो K2 माइनस K1 भी तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में आएगा, मतलब प्लस में आएगा। जब ये वाला रिलेशन होता है तो आप सभी को पता है जिसमें से माइनस हो रहा है वो तो बड़ा ही होगा, K2 इज ग्रेटर देन K1। ये तो समझ में आ गया ना आपको, बड़ी सिंपल सी मैथ है, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। K2 जो है वो K1 से ज्यादा हो गया, ठीक है, K2 K1 से ज्यादा हो गया और T2 आपको पता है T1 से ज्यादा था ही। तो ये क्या बता रहा है, और K क्या होता है, K क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का की सांद्रता का रेशियो ही तो होता है, अनुपात ही तो होता है। और आपको ये पता लग गया कि जब मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो K2 बढ़ेगा, K2 बढ़ेगा यानी प्रोडक्ट की स्थायित्व जो है वो बढ़ेगा, प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जाएगी। इस रिलेशन से समझ में आ रहा है, इससे रिलेट करो इससे कि K2 जब बढ़ेगा तो प्रोडक्ट जो है वो पहले जो था वो अब उसकी मात्रा, उसकी सांद्रता जो है उसमें बढ़ोतरी होने लगी, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी। और आप ये जानते हैं कि ऐसा कब होता है, जब रिएक्शन हो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर के फेवर में है। जब हमने उसका तापमान बढ़ाया, जब हम उसका तापमान बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे जाएगी, तब प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी, प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी तो K2 जो पहले K1 था वो K2 जो अब हो गया है वो K1 पहले वाले से ज्यादा हो जाएगा, रिलेशन समझ में आ रहा है यहाँ से कि एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, टेम्परेचर के फेवर में थी, तापमान जैसे बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो प्रोडक्ट की जो सांद्रता है वो ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की कम रह जाएगी, K बढ़ जाएगा, पहले K1 था वो कम रह गया, अब K2 हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, बहुत अच्छे, सिंपल है। अब इफ ये नोट करते जाए भाई, साथ साथ नोट करते जाए, ये सब पॉज करके नोट कर लेना। नंबर 2, इफ रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हो, हमें लगातार आप बताते रहें, कमेंट बॉक्स में आपको कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो वो भी बताते रहें, आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही हो वो भी बताते रहें हमें। एक पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, बच्चे ने, वो बोल रहे थे कि सर Kp इज ग्रेटर देन Kc, वो शायद इस रिलेशन की बात कर रहे थे, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। वो बोल रहे थे कि Kp कभी बड़ा हो जाता है Kc से, कैसे होता है वो उनको एक्सप्लेन करना है। तो वो मैं यहाँ तो कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में आपको वैल्यू दूंगा कुछ, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, log K2 माइनस log K1 डेल्टा H अपॉन 2.303 और 1 अपॉन T1 माइनस 1 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। अब मान लो क्या है, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच आपको पता है कैसा होता है, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव। तो ये वाली जो वैल्यू ये आपको T2 तो जो है वो हमेशा T1 से है ही बड़ा, तो ये वाली तो पॉजिटिव होगी, और ये क्या है, नेगेटिव रहेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, नेगेटिव बन गया। तो log K2 माइनस log K1 जो है वो इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो K2 माइनस K1 जो है वो क्या रह गया, नेगेटिव रह गया। और आपको पता है जब ऐसा रिलेशन हो, सामने माइनस की वैल्यू हो, तो जो बाद वाला है वो K1
इज ग्रेटर देन K2 होता है। ये रिलेशन समझ में आ गया। अब देखो हुआ क्या था, A प्लस बी कोई रिएक्शन थी, मैंने शुरू में ली थी, C प्लस डी बना था इसका, ठीक है। हुआ यह था जब T1 पहले T1 टेम्परेचर इसको दिया, बाद में T2 टेम्परेचर इसको दिया, पहले K1 इसका आया, बाद में K2 इसका आया। अगर मान लो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक हीट देते ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तब क्या होगा, अगर ये फेवर करेगी रिएक्शन को, तो पहले जो K1 था इसका 25 डिग्री सेल्सियस मान लो, इसको 35 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, K1 इसका कुछ था, हीट दिया तो K2 बना। K2 जो था उसका डेल्टा H से रिलेट करना पड़ेगा कि डेल्टा H इसका कैसा था, एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव था, तो ये वाली पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, K2 बड़ा हो गया K1 से। किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। जो बाद वाला, अब सेंटेंस क्या बनेगा, जो एंडोथर्मिक के लिए रिएक्शन के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो K इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका साम्य स्थिरांक K इक्विलिब्रियम जो है वो कम होगा, K2 इज लेस देन K1। ये एंडो के लिए है और ये एक्सो के लिए है। सेंटेंस याद रखना, ये सवाल डायरेक्ट आता है लाइन वाइज। 4 ऑप्शन देगा आपको। उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए निम्न में से सही है, जबकि तापमान जो है वो रिएक्शन का बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन देगा। बाद वाला समय स्थिरांक बड़ा होगा, बाद वाला समय स्थिरांक कम होगा, दोनों समय स्थिरांक बराबर होंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबोव, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं तो आप कर पाएंगे ना। इस मान ले आपको जो डेरिवेशन समझाया गया है इससे बहुत आसान है, कर लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, नेक्स्ट जो है वो आपका द मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग द KEQ हम पढ़ रहे हैं। उसमें से हमने A पढ़ लिया था टेम्परेचर, B जो है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। देखो कोई रिएक्शन है A प्लस बी C प्लस डी बन रहा है, इसका हम सिंपल है KC लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, C D A B, यही तो लिखेंगे। अगर मैं मान लो इस रिएक्शन को मैं क्या कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं, उल्टा कैसे, रिएक्शन को उल्टा कर देता हूं। 1 नंबर है, इसको मैं कर देता हूं रिएक्शन नंबर 2 बना देता हूं, C प्लस डी A प्लस बी, ये मैंने कर दिया। तो अब इसका जो KC डैश होगा, KC डैश नया KC तो नहीं होगा क्योंकि KC तो इसका है, इस रिएक्शन का, तो मैं KC डैश मान लेता हूं इसको। KC डैश जो लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा, A, क्योंकि ऊपर तो प्रोडक्ट ही आएगा, प्रोडक्ट इस साइड होता है, हम मानते ही हैं। अब देखो ये क्या लग रहा है, KC और KC डैश में कुछ रिलेशन लग रहा है क्या आपको? हाँ सर लग रहा है। क्या, ये इसका रिवर्स है, उल्टा है। KC डैश जो है वो KC का उल्टा है ना। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऐसे आपको शो करना है। अगर मान लो रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो गई तो आप इसको ऐसे हैंडल करोगे, रिवर्स हो गई तो समझ गए, 1/KC आ जाएगा। जैसे अगर मान लो इसका KC जो था उसकी जो था वो 10⁻² था, 100 था यानी, है ना, इसका मतलब 100 ही हुआ, 100 था, तो KC डैश जो था वो 1/100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 0.01।
समझ गए? ऐसे होगा। नेक्स्ट, मल्टी स्टेप रिएक्शन। सी जो है मल्टी स्टेप रिएक्शन क्या होता है समझते हैं। ये नोट करते रहें भाई, साथ के साथ छोटी छोटी बातें हैं। नोट्स तो वैसे बन ही रहे हैं, लेकिन वो थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो गायब है इसमें से, तो वो नहीं बताऊंगा आपको मैं, वो सिर्फ बोल रहा हूं। मल्टी स्टेप रिएक्शन, SO2 प्लस हाफ O2 क्या बना? SO3, NO2 NO प्लस हाफ O2। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन नंबर 1 है, ये रिएक्शन नंबर 2 है। ठीक है, दोनों क्या है? साम्य पर है। साम्य मतलब इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, दोनों की जो सांद्रता है वो क्या हो गई है? साम्य पर नियत हो गई है। तो नियत हो गई है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? K1 होगा। ठीक है, K1 यानी इसका कोई साम्य स्थिरांक होगा, K इक्विलिब्रियम होगा, इसका भी कुछ ना कुछ होगा, वो क्या होगा? K2 होगा। ठीक है, अब मान लो मैं इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ दूं और बोलूं आपको दोनों को कंबाइन करके एक रिएक्शन बनानी है, तो क्या होगा? जोड़ेंगे तब क्या होगा? ये हाफ O2 इधर है, ये हाफ O2 इधर है, तो दोनों इससे कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट की साइड है, ये रिएक्टेंट की साइड है। दोनों को जोड़ूंगा तो, है ना, कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये टेंशन नहीं लेने का अभी, ये मैं जब आपको हैश रूल पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स में ही आएगा वो भी, या फिर मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वो सेल वाली रिएक्शन जो होती हैं उनको ऐसे ही हम काम में लेते हैं, जोड़ना और वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उनका, तो एन फैक्टर वगैरह। तो आप अभी लोड ना लें, बस ये मान लें ये जुड़ रही है रिएक्शन है। ठीक है, कैसे इसको मल्टी स्टेप रिएक्शन में कैसे मैं तब्दील करता हूँ देखते रहिए। अब देखो, हाफ O2 से ये हाफ O2 निकल गया, तो SO2 प्रोडक्ट की साइड क्या बचा? SO2 सॉरी रिएक्टेंट की साइड क्या बचा? SO2 प्लस NO2, ये NO2, इधर की साइड SO3 प्लस नीचे NO। ठीक है, क्या बना? ये वाली रिएक्शन, दोनों को मिला के ये नई तीसरी रिएक्शन बन गई। अब ये तीसरी रिएक्शन है, ये भी तो साम्य पे है, इक्विलिब्रियम पे है, इसको क्या बोलोगे? K बोलोगे। ये K1, ये K2, ये K। समझ गए मेरी बात? अब जो है, अच्छा अब देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। सल्फर इधर 1 है, इधर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, 3 और 1 4 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1। ठीक है, बैलेंस है रिएक्शन। तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? देखो रिएक्शन जब बैलेंस है तो इसका K निकालो। पहले इस रिएक्शन का K निकालो। K1 जो है, K1 जो है क्या हो जाएगा? चलो डायरेक्ट करवाता हूं आपको। जब इसका K निकालेंगे ना तो वो K1 इंटू K2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। K1 और K2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसका दोनों को जब रिएक्शन को ऐड करेंगे ना तो इनके जो साम्य स्थिरांक है वो इनके गुणा में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आपको नमूना भी दिखा देता हूं कैसे आएंगे। K1 लिखो, K1 लिखो क्या है? SO3 SO2 और O2 की पावर 1/2। ठीक है, K2 लिखो, K2 NO और O2 की पावर 1/2। लिखते जाएं, साथ के साथ करने की कोशिश करें। और ये NO2।
ठीक है, अब इसका लिखो, रिएक्शन को जोड़ दिया हमने, के लिखो, के लिखो, SO3 SO3 NO, SO2 प्लस NO2, दिख रहा है? यही तो लिखेंगे ना। अभी मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं, ये नोट कर लेना आप, है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम करते जा रहे हैं। देखो इसका क्या होगा, अब के जो है, अब देखो आपको क्या दिख रहा है, SO3 ऊपर दिख रहा है, NO ऊपर दिख रहा है, SO2 इसमें नीचे दिख रहा है और NO2 इसमें दिख रहा है, तो आप नीचे दिख रहा है ना। तो ये जो आपको लग रहा है ना कि ये दोनों का मल्टीप्लाई है और O2 ऊपर है, इसमें O2 नीचे है, तो K1 इंटू, अगर आप K2 करोगे तो क्या बनेगा, K1 इंटू K2 करोगे तो SO3 अपॉन, प्रूव करके दिखा रहा हूं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इसको प्रूव करके दिखाना जरूरी है क्योंकि आपको याद रहता है इससे कि सर ने क्या करवाया था, हवा में कुछ नहीं करवाया था, हवा में कुछ नहीं कराया था, सब समझ में आया था, है ना बच्चों। समझ में आना चाहिए हमें। NO2, अब देखो क्या होगा, इससे कैंसल आउट हो गया, अब ये SO3 और NO बच गया, SO3 और NO बच गया, SO2 और NO2 बच गया, SO2 और NO2 बच गया, यही तो बताया था कि, यही तो बताया था। जब रिएक्शन को जोड़ेंगे, एक मल्टी स्टेप वाली रिएक्शनों को हम जोड़ेंगे, तो उसके जो, अगर मान लो मैं क्या करता, इसको तो सीधा सीधा जोड़ दिया मैंने दोनों रिएक्शनों को, ठीक है, दोनों रिएक्शनों को। पिछले वाले जो मैंने स्टेप बताया था उसमें पीछे जो एक और बताया था उसमें रिवर्स कर दी थी मैंने रिएक्शन, C प्लस D को पहले लिख दिया था, A प्लस B को बाद में लिखा था, तो उसका जो K था वो अपॉन में आ गया था, रिवर्स हो गया था ना, और इसका जो है वो मल्टीप्लाई में आ गया। लेकिन मैं इसको जोड़ भी दूं और रिवर्स भी कर दूं तो दोनों फैक्टर लागू होंगे। वो कैसे होगा, वो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे कि अभी न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाला समझ में आ गया, K1 इस रिएक्शन का K1 अलग होगा, रिएक्शन का K2 अलग होगा, लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो K उसका जो बनेगा, जो परिणामी K है, जो रिजल्टेंट है, वो अलग आएगा, ठीक है। वो कैसा होगा, दोनों को मिला के कंबाइन करके, और सीधा सीधा दिख रहा है। अगर इसको मान लो दोनों रिएक्शनों को ऐड किया है सीधा सीधा, तो K जो है वो K1 इंटू K2 हो जाएगा। दो रिएक्शन में अगर जोड़ रहा हूं, जिसका K1 और K2 है सामने पे, तो उसका जो K रिजल्टेंट है, जो परिणामी है, वो K1 और K2 के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री कैसे प्रभावित करती है? स्टोइकियोमेट्री होती क्या है, रस समीकरण नीति। जैसे देखो एग्जांपल के लिए कोई रिएक्शन है 2NO2 टूटा, क्या बना, N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 कितना बनेगा, 2, और O2 कितना बनेगा, 4, तो 2O2। रिएक्शन बैलेंस होगी ना, N2 प्लस O2, ठीक है। अगर मान लो इस रिएक्शन का K जो है वो क्या आएगा आपके हिसाब से, K जो है वो N2 आएगा और O2 की पावर 2 आएगा, है ना, N2 आएगा और O2 की पावर 2 आएगा, और नीचे क्या आएगा, NO2 की पावर 2, ठीक, ये आएगा KC। रिएक्शन नंबर 1 है ये,
अगर मान लो पहला केस मैं लेता हूं, इसी की रस समीकरण मिति चेंज कर दूं, ये क्या है, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका 2 1 2, ये मैंने क्वेश्चन में करवाए थे ना, आपको पता ही होगा, इसके हमने लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह के बारे में बात की थी, तो 2 1 2 है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, पहला केस है रिएक्शन, इफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय 2, 2 से भाग दे दो इस पूरी रिएक्शन को, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, NO2 प्लस हाफ N2, क्योंकि रस समीकरण मिति गुणांक इसका 1 था, तो 2 का भाग दूंगा तो 1/2, तो ये 2 था तो ये 1 ही बच जाएगा। 2 से पूरी रिएक्शन को भाग दे दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसका जो Kc है, Kc डैश क्या बनेगा, N2 पावर हाफ, इसकी पावर कितनी आएगी, हाफ, O2 की पावर 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, और NO2 की पावर 1, ठीक है, हाफ हो गया ना पूरा। अब ये क्या लग रहा है आपको, इसकी 2 पावर थी, 1 रह गई, इसकी 2 थी, 1 रह गई, इसकी 1 थी, आधी रह गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या लग गया, अंडर रूट लग गया, 1/n लग गया, है ना। अब देखो, चाहे इसको ऐसा लिख दो, तो मान लो अगर इससे ऐसा बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, यहां से 2 से पूरी रिएक्शन को, इसको k को गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ऐसा होगा। 2 से गुणा करूंगा तो ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। या फिर इस रिएक्शन को मैंने 2 से भाग दे दिया, तो अब क्या लग रहा है आपको, k में क्या फर्क आया, जो नया Kc डैश जो था वो k का जो है वो 1/n हो गया। n मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं। 2 से भाग दिया तो उसका बटा में आ गया 1/n। देखो यार क्या किया मैंने, जो Kc है डैश जो है वो रूट Kc हो गया, उसकी वैल्यू कितनी होगी, रूट Kc, अंडर रूट लग गया। और जो Kc डैश जो था वो, या फिर ऐसे लिख दो, 1/2 हो गया, इसकी पावर में 1/2 हो गया, ठीक है। मान लो इस रिएक्शन का Kc था जो था वो था 4 था, Kc था वो 4 था, मैंने इस पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसमें क्या लग गया, रूट लग गया। चलो ऐसे नहीं, आपको एग्जांपल से समझाता हूं। कोई रिएक्शन है, इसके सामने पर मोल है 1, इसके सामने पर मोल है 1, और इसके सामने पर मोल है 2, ठीक है, 1 1 2, उसका रस समीकरण मिति निकालो, Kc डैश निकालो, Kc निकालो, क्या रहेगा, N2 1, O2 2 की पावर 2 4, NO2 1 की पावर 1, तो इसका Kc जो है वो आएगा 4, ठीक है। मान लो मैंने रस समीकरण मिति मोल इसके कर दिए आधे कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा सीन, ठीक है। इसका मोल कितना रह गया, आधा, इसका मोल कितना रह गया, इसका मोल आधा, और इसका 2 था तो 1 रह गया, ठीक है। अब इसको करो, क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। Kc डैश सोल्व करना, ठीक है। तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, जिस भी हम रिएक्शन को डिवाइड कर रहे हैं, चाहे उसको 2 से डिवाइड करो या फिर 3 से करो, कोई मतलब नहीं है, तो उसका Kc जो है वो अफेक्ट होगा उसकी जो पावर से। अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो उसके पावर लग जाएगी 1/2, 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 3 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 1/3 लग जाएगी, 4 से कर रहे हैं तो 1/4 लग जाएगी। ये तो होगी डिवाइड वाली बात। वही रिएक्शन है 2NO2 N2 प्लस O2,
ठीक है। अब इस रिएक्शन को मान लो मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, रिएक्शन क्या बन जाएगी 4NO2 2N2 प्लस 4O2। ठीक है, ये वाली रिएक्शन बन गई, समझ गए। ये जब ये रिएक्शन बन जाएगी तब क्या होगा 4NO2 इसका Kc डैश जो होगा वो नया हो जाएगा। कैसे होगा, वो स्क्वायर लग जाएगी उस पे। कैसे, उसका Kc लिखो पहले, N2 की पावर 1, O2 की पावर 2 और NO2 की पावर 2। वैसे इसका लिखो N2 की पावर 2, O2 की पावर 4 और NO2 की पावर 4। अब क्या हुआ, Kc डैश जो है वो आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है 2 का। यहाँ 1 थी तो यहाँ इसकी पावर 2 हो गई, यहाँ 2 थी तो यहाँ 4 हो गई, यहाँ 2 थी तो यहाँ 4 हो गई। तो जो Kc डैश जो है वो आपको दिख रहा है Kc की पावर स्क्वायर। समझ गए। जब रिएक्शन क्या होती है, ये प्रूव्ड है बात, ऐसे ही हवा में नहीं लिखवा रहा हूं मैं। एक बात आप समझना कि सर तो ऐसे ही कैसे लिखवा रहे हैं, ऐसे ही नहीं लिखवा रहा हूं, ये प्रूव्ड है बात। ये हम प्रूव करेंगे न्यूमेरिकल में, वैल्यू जब दूंगा ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल के द्वारा। सारी चीजें अभी ये थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होने वाला है और न्यूमेरिकल चलने वाले हैं। इस वीडियो के बाद लगातार न्यूमेरिकल चलेंगे 1-2 घंटे, मतलब 15-20 न्यूमेरिकल आपको करवा दूंगा सारे कॉन्सेप्ट पे, और लास्ट में आपको होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, तो आप उसमें देखते रहिए और करते रहिए अच्छे से। ठीक है, तो ये Kc डैश जो है वो Kc का स्क्वायर हो गया। अगर मान लो मैं इस रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली रिएक्शन को n मतलब कोई नंबर है, पूर्णांक जो है n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसका Kc डैश जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा, नया जो Kc होगा, Kc डैश जो होगा वो उसकी पावर n होगा। ठीक है, ये आप बात को समझिए, ऐसे समझ में आ गई मेरी बात। तो ये था आपका पोर्शन जो है वो किस किस को अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है। चलिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है, तो आज की सेवा यही समाप्त होती है। सभी को नमस्कार। और आप घबराएं नहीं, बिल्कुल नया जो रूल आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आप नए साल के अकॉर्डिंग नया साल एंजॉय कीजिए और चलिए। अपना जो आपने जो प्रतिज्ञा ली थी कि नए साल पे मैं ये काम करूँगा, ये छोड़ दूंगा सब कुछ, सिलेक्शन मुझे लेना है, अच्छी अच्छी आदतें आपने बनाई हैं वो उन पे कायम रहें और साथ साथ चलते रहें। वीडियो आपको डेली रेगुलर मिलेगी, नियत एक फेज में, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर आपका साथ साथ हो जाना चाहिए। एक चैप्टर फिनिश मतलब फिनिश आपकी तरफ से भी, ऐसा नहीं वीडियो मैं कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, क्या है बीच में छोड़ दिया। एक बार आते हो फिर 15 मिनट आते हो, फिर 10 मिनट के लिए गायब, फिर वापस आते हो, तो वो रिदम टूट जाता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही एक अंतर है। तो आप इसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं कि आप घर बैठे हैं तो आप कभी भी देख सकते हैं, या फिर आप कभी ना देखें, क्योंकि अगर ऑफलाइन होती तो आपको यहाँ जबरदस्ती आना पड़ता है ना। तो कुछ बेनिफिट है तो कुछ आपके नुकसान भी है। यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, उसके बाद वो रील स्वाइप अप करने वाला कंटेंट भी तो आता है, वो भी देख लेते हो आप। तो ऐसा ना करें, आप एक फिक्स टाइम रखें कि इस शेड्यूल में मुझे सिर्फ पढ़ना ही है, या फिर ऐसा करें कि ताकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, तो आप वीडियो को डाउनलोड करें और बाद में देखें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस चाहते हैं हम इजाज़त आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।